बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अपनी बेहतरीन तरीके से पठन पाठन को कर रहे हैं और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग हमारा साथ दे रहे होंगे बच्चों। पूरी तरह से आप लोग पूरी तरह से ईमानदारी से बच्चों एक एक चीज़ों को एक एक सेकंड को अपनी पढ़ाई में अपनी पढ़ाई को बच्चों धार देने में लगे होंगे बच्चों। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम लोग आपके लिए लेके आए हैं दूसरा चैप्टर। बच्चों जैसा कि आप लोग जानते थे कि हम लोग पहले चैप्टर के अंतर्गत जो 9th में हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे बच्चों, उसका पहला चैप्टर था कहानी का प्लॉट। बच्चों कहानी के प्लॉट चैप्टर के अंतर्गत हमने देखा कि एक अमीरी से लेकर के गरीबी तक का सफर बच्चों कैसा होता है, क्या होता है, आदमी क्या करता है, उसमें कितनी बड़ी समस्याएं आती हैं बच्चों। सारी चीजों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देखे। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे बच्चों, यूट्यूब पे सर्च करके जाके देखिएगा। बहुत ही शानदार क्लास है, बहुत ही खतरनाक क्लास थी बच्चों। वाकई में उसको पढ़ने के बाद एक एक बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। तो सर इतनी दर्दनाक होती है गरीबी बच्चों। गरीबी जो होती है ये उम्र का लिहाज नहीं करती है, ये नहीं देखती है कि आप बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं बच्चों। गरीबी बड़ी बेशर्म चीज होती है बच्चों। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं पहली क्लास को जाकर के देखिएगा बच्चों। वाकई में पूरी तरह से आपके हृदय को पिघलाने वाली वीडियो होगी। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास का जो दूसरा चैप्टर है बच्चों। आपको पता ही चल ही गया होगा क्या है बच्चों। बिहार बोर्ड क्लास 9th है, हिंदी चैप्टर भैया क्या है, 2 है, भारत का पुरातन विद्यापीठ। भारत का पुरातन विद्यापीठ यानी विद्या का केंद्र बच्चों, प्राचीन यानी प्राचीन विद्या का केंद्र जो भारत का बोला जाता है बच्चों, उसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। बच्चों जब भी नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आता है तो वास्तव में बच्चों कहीं न कहीं शिक्षा की बात होती है बच्चों। भारत की पहचान किससे होती है बच्चों? नालंदा विश्वविद्यालय से भी होती है बच्चों। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या क्या कहा गया है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, इसके लेखक कौन है बच्चों, कब कहाँ पे स्थित है बच्चों, कौन कौन शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आए थे, कितने दिनों तक शिक्षा ग्रहण किए थे, और कैसे कैसे चीजें क्या थी कहाँ नहीं थी, सब कुछ बच्चे हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा बच्चों। आइए बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास का। और एक बार बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, एक बार बच्चों वीडियो को आप लोग शेयर करिए बच्चों दबा करके, और जा करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा अंतिम में क्लास आपको कैसी लगी बच्चों। कुछ नहीं बच्चों, केवल कहानी है, केवल नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको बताया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, कैसे है, कौन बनवाया, इसको क्या किया, उसी के बारे में बच्चों किया गया है। अगर मैं बच्चों बात करता हूँ, आपको चलता हूँ लिवा करके, ये आप देख रहे नालंदा विश्वविद्यालय की बच्चों फोटो है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी बच्चों। इसको देख करके आप देख रहे होंगे बच्चों ये क्या है आपका, वहाँ की तस्वीरें हैं। कहते हैं बच्चों एक मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर हार क्या फिर जीत क्या। बहुत अच्छी लाइन है बच्चों, क्या गजब का मोटिवेशन है बच्चों। वाकई में ये आप लोगों को इससे सीख लेना चाहिए बच्चों। क्या कहता है, जब नाव जल में छोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर हार क्या फिर जीत क्या। मेरे साथियों इसी हौसला के साथ हमारे साथ जुड़िएगा बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्लास जहाँ पे देखिएगा बच्चों, पूरी तरह से आपको फिगर से दिखाने का प्रयास करें बच्चों। पूरी तरह से समुद्र में बच्चों नाव को खेता हुआ आदमी पूरी तरह से कैसे नाव को पार करेगा इस छोर से उस छोर तक, ये सारी चीजें बच्चों। आइए आज के बारे में हम लोग बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों, क्या है कैसे है। इस पाठ के जो लेखक है बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी फोटो भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग का पूरा ये प्रयास रहेगा बच्चों कि इस चैप्टर से हम लोग क्या पढ़ लें कि आज के बाद इससे अगर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारा प्रयास यही होगा बच्चों, यानी चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, यानी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने चाहिए। आज की क्लास को करने के बाद बच्चों बस केवल हमारे साथ बने रहिएगा बच्चों। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है बच्चों। अगर मैं बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, 3 दिसंबर 1800। जन्म कब हुआ था बच्चों, ये कहाँ है बच्चों, 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। बहुत ध्यान सुनिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं। लगातार कई वर्षों से बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। अगर बच्चों पूछा जाए, अगले साल पेपर बच्चों पूछा गया 2023 में कि इनका जो जन्म था बच्चों वो किस प्रदेश में और किस जिले के अंतर्गत हुआ था बच्चों, आप बताइएगा। जिला क्या है, सारण है।
और प्रदेश क्या है बच्चों, बिहार है बच्चों। अगर ये चीजें आप नहीं जानते बच्चों, वहां के क्वेश्चनों को आप लोग नहीं कर पाएंगे। और अगर ये पूछा जाए बच्चों, इनका गांव भी पूछ ले, तो मैंने गांव भी यहाँ पे जिक्र कर दिया है, जीरादेई। क्या है गांव बच्चों, जीरादेई गांव है बच्चों। आपने 3-4 चीजों को देखा, इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ, किस जिले में हुआ, किस प्रदेश में हुआ, किस गांव में हुआ बच्चों। अगर क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे तो मैं पूर्ण विश्वास है आप लोग पेपर की खोपड़ी में छेद करके लौटोगे बच्चों, इसमें दो राय नहीं है। इनके पिता क्या थे बच्चे, महादेव सहाय थे, पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे बच्चों, पहलवान थे और घोड़े की सवारी करने के लिए शौकीन थे इनके पिताजी जो महादेव सहाय थे बच्चों। और फारसी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। कौन थे बच्चों, इनके पिता जो महादेव थे बच्चों, वो फारसी के भी और संस्कृत के भी बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे जानकार थे बच्चों, ऐसा बताया जाता है। प्रारंभिक जो शिक्षा इनकी बच्चों कहाँ हुई, छपरा के हाई स्कूल में। कहा बच्चों, छपरा के हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा हुई बच्चों। और उच्चतर शिक्षा के लिए कलकत्ता में चले गए बच्चों। 1911 ईस्वी में कलकत्ता में वकील दल में शामिल हो गए। यानी लगातार संघर्ष को करते हुए बच्चों इन्होंने वकील दल में शामिल हो गए, वकील के ग्रुप में जाकर के शामिल हुए बच्चों। अगर आपको मैं ये बताऊं कि इतने पॉइंट अगर आप बच्चों यहां से याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी रहे बच्चों। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों, आपको विकल्प के रूप में मिलेगा क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब देना होगा बच्चों, बिल्कुल आपका एक एक नंबर सही होगा बच्चों। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भैया, प्रथम राष्ट्रपति भी थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके समय में घटना भैया क्या हुई, बंग भंग आंदोलन हुई। क्या भैया, बंग भंग आंदोलन बच्चों, इसको याद करिएगा। पूछेगा किसके समय में हुई बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह। तो आपको याद करना होगा क्या बच्चों, क्या बच्चों बताइए फटाफट, क्या करना होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय बच्चों हुई थी। यहाँ देखिए बिहार टाइम्स के संपादक कौन भैया, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। भैया स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की क्या की, स्थापना की। किसका सहायता पाकर बच्चों, महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर के बच्चों। इनकी मृत्यु कब हुई, 1963 में। इतने फैक्ट थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बच्चों, हमने एक एक चीजों को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और बच्चों अगर इतना फैक्ट आप याद करके जाएंगे ना, तो यकीन मानिएगा आपसे सिंगल एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। एक एक क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करके आप लौटेंगे बच्चों, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अगर वीडियो को पसंद आ रही हो आपको और चाहते हैं कि ऐसी वीडियो लगातार हमको मिलती है बच्चों यूट्यूब पे, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अभी आगे की क्लास और ही खतरनाक है और ही मनमोहन पूर्ण जो बच्चों आपकी क्या है क्लास होने वाली, पूरी तरह से मन को मोहने वाली क्लास है बच्चों। आइए हम लोग आज अपने विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे बच्चों, जिससे हमारे भारत की पहचान होती है बच्चों। क्या है नालंदा, आराम से पढ़िएगा। नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है। जब भी बच्चों नालंदा का नाम आता है हमारे इतिहास में, जब भी हम नालंदा का नाम लेते हैं तो ये आकर्षक नाम है, अपनी ओर आकर्षित करने वाला नाम है बच्चों, लगाव होने वाला नाम होता है। जिसके चारों ओर, किसके चारों भैया, नालंदा के चारों ओर, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हैं, यानी जिसके चारों ओर न केवल भारतीय साधना के क्या है, सुरभित यानी सुगंधित पुष्प खिले हैं, अपितु फिर भी और क्या है, किसी समय एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। यानी बच्चों उसके साथ और क्या जुड़े हुए थे, पूरे एशिया महाद्वीप के चारों ओर बच्चों क्या थे, विद्या संबंधी सूत्र। यानी जब भी शिक्षा की बात होती थी बच्चों तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता था। एक समय ऐसा था बच्चों, वही बताया जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय क्या है बच्चों, कैसे है। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं बच्चों। जहां ज्ञान की बात होती है, जहां ज्ञान का प्रभाव होता है, जहां सरस्वती माँ का वास होता है बच्चों, वहां क्या होता है, जाति पात सब कुछ भैया क्या होता है, समाप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। नालंदा इसका उज्जवल दृष्टांत, यानी नालंदा इसका क्या हुआ था, इसका दृष्टांत यानी इसका उदाहरण कह सकते हैं। नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में
पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। यानी ये जानिएगा, एशिया यानी नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र, यानी पर्वत और समुद्र, ये कह सकते हैं कि पूरे एशिया महाद्वीप में बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय का नाम पूरी तरह से एकदम फैल गया था। बच्चों जैसे पर्वत की ऊंचाई होती है, वैसे नालंदा विश्वविद्यालय का नाम भी बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच चुका था एकदम। लगभग 600 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 600 वर्षों तक नालंदा जो था एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। यानी चैतन्य केंद्र मतलब बच्चों क्या होता है? ज्ञान का केंद्र बना रहा बच्चों, जागरूकता का केंद्र बना रहा, शिक्षा का केंद्र बना रहा बच्चों। मगध की प्राचीन राजधानी, बहुत अच्छी बात। मगध क्या बच्चों? मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिव्रज या राजगृह नामक स्थान में थी। कहाँ भैया थी भैया? कि राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गिरिव्रज नामक स्थान में थी। वर्तमान नालंदा उसी, बच्चों आराम से पढ़िए, कहानी है। वर्तमान नालंदा बच्चों उसी राजगृह के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है। यानी ये बता रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वर्तमान में कहाँ है बच्चों? उसी राजगृह के तप्त कुंडों से 7 मील उत्तर की ओर है। पूछेगा बच्चों कितने मील उत्तर की ओर है? तो आप बताएं क्या? 7 मील उत्तर की ओर है। बच्चों ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय कितनी मील दूरी पे है वहां से, आपके राजगृह से। तो आप क्या बताएंगे? 7 मील, 10 मील, 14 मील, 18 मील। तो 7 मील आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नालंदा का प्राचीन इतिहास, जो पुराना इतिहास है, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। यानी जो नालंदा के बारे में हम लोग प्राचीन बातें जानते हैं, उससे पता चलता है कि भगवान बुद्ध भी इससे संबंधित थे और महावीर स्वामी भी इससे संबंधित थे। दोनों लोगों की बहुत ही अहम भूमिका थी बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय में। अगर मैं कहते हैं बच्चों, कहते हैं बुद्ध के समय, यानी महात्मा बुद्ध, जिसे आप लोग भगवान बुद्ध भी कहते हैं, बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारिकों का आक्रमण था। यानी उस समय क्या बच्चों? नालंदा जो गांव में क्या था बच्चों? व्यापारियों, प्रवारिकों मतलब व्यापारियों का आक्रमण, मतलब बहुत ही आना जाना हुआ करता था बच्चों। जैन ग्रंथों के अनुसार, यानी जो महावीर स्वामी हैं, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखली पुत्र गोशाल की भेंट हुई। किसकी भैया भेंट हुई? महावीर की भेंट हुई बच्चों। और किसकी भेंट हुई? आचार्य मेखली पुत्र गोशाल की भेंट हुई बच्चों। ये किसके अनुसार कहा जा रहा है बच्चों? ये किसके अनुसार भैया कहा जा रहा है? जैन ग्रंथों के अनुसार कहा जा रहा है। पूछेगा जैन ग्रंथों के अनुसार किसकी भेंट हुई थी? आप बताइए क्या बच्चों? महावीर की और किसकी? मेखली पुत्र गोशाल की भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी। उस समय यह राजगृह का उपग्राम या वाहिरिक स्थान समझा जाता था। यानी एक ग्राम से संबंधित बताया जाता था कि जो आपका ये नालंदा है बच्चों, क्या है? आपका राजगृह का उपग्राम है। यानी पूरी तरह से ग्राम उससे सटा हुआ ग्राम है, बाहर का ग्राम है बच्चों, ऐसा समझा जाता था। जहां महावीर, क्या बच्चों? महावीर ने 14 वर्षावास व्यतीत किए। यानी 14 वर्षावास, यानी 14 वर्षों तक बच्चों क्या किए भैया? वो व्यतीत किए, अपना बिता दिए। कौन? राजगृह में। कौन बिताया भैया? महात्मा बुद्ध ने। पूछेगा महात्मा बुद्ध ने 14 वर्ष अपना कहाँ बिताया? राजगृह में बिताया। ऐसे ऑप्शन में रहेगा आपको, तो क्या बताएंगे आप? राजगृह बताएंगे। सूत्र कृतांग के अनुसार, क्या बच्चों? सूत्र कृतांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक, ऐसे सूत्र बताते हैं कि एक धनी नागरिक लेप ने, क्या भैया? लेप ने धन धान्य, शैया यानी पैसा कौड़ी, शैया, आसन, रथ, सुवर्ण यानी सोना, रथ, आसन, पैसा आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया। ऐसे लोग बताते हैं, ऐसे सूत्रों से पता चलता है कि भगवान बुद्ध के जो आपके एक क्या थे भैया? लेक नामक एक नागरिक था बच्चों, जिनको धन धान्य सब कुछ, पैसा कौड़ी, हाथी घोड़ा, यानी सब कुछ से भैया उनका स्वागत किया। तो महात्मा बुद्ध 14 वर्ष तक राजगृह में बिताए और उनका शिष्य बन गया।
ये बताया जाए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बच्चों। वाकई में बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी। हमें अपने देश के बारे में जानना चाहिए, हमें अपने देश के जो सभ्यता है, संस्कृति है, जिससे हमारे देश की पहचान है बच्चों, उसको हमको जानना चाहिए। बहुत ही शर्म की बात है बच्चों, आज हमारी युवा पीढ़ी बिना इसको जाने कहीं अपने अन्यत्र जगह अपने ध्यान को भटका रही है बच्चों। इसको हमको समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बच्चों, तिब्बत के विद्वान, कहाँ के विद्वान भैया? तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारनाथ के अनुसार, भैया लामा तारनाथ पूछेगा कहाँ के थे, आप क्या बताएंगे? लामा तारनाथ कहाँ के भैया? तिब्बत के थे। ये क्या थे? आपके एक विद्वान थे भैया। क्या थे? विद्वान थे। और क्या थे? इतिहास लेखक थे। अनुसार नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। इनके अनुसार नालंदा क्या थी? सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। उनका चैत्य अशोक के समय में भी वहां था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा कि राजा अशोक ने एक मंदिर बनवा करके उसके स्थान को परिवर्तित कर दिया, उसके स्थान को बदल दिया, इनका ऐसा मानना है। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति, यानी जो नालंदा की प्राचीनता यानी जो पुरानी अनुश्रुति है उसके बारे में जो कहावतें हैं, बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है। यानी बुद्ध से भी संबंधित है, अशोक से भी संबंधित है, महावीर स्वामी से भी संबंधित है नालंदा विश्वविद्यालय की। किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में, एक प्राणवंत विद्यापीठ यानी विद्या का केंद्र के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। किसके भैया? कह रहे हैं कि जो आज हम लोग चर्चा जिसके बारे में कर रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, उसका जो प्रारंभ हुआ, बच्चों, वो किसके शासन काल में हुआ? गुप्त काल में। पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का प्रारंभ किस काल में हुआ? गुप्त काल में। जो बच्चे वीडियो को बहुत ईमानदारी से देख रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को आराम से कर पाते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएंगे बच्चों ना, तब उनको ये होता है कि मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो देखने के बाद वहां पे जाके कमेंट बताना है सर वीडियो में और क्या आपको चाहिए, और क्या आपको चाहिए। मैं जैसे सब कुछ आपको करवाऊंगा बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आपको ये पढ़ाऊंगा, यानी किसी प्रकार की कोई डाउट न रह जाए। आपको क्या क्या चाहिए वीडियो में, क्या हमसे और पढ़ना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके वहां बताइएगा कमेंट में, और क्लास को शेयर करना है। तारानाथ ने एक भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव, भिक्षु कौन था भैया? नागार्जुन और आर्यदेव, इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया। यानी भैया पूछेगा तारानाथ जो थे भैया, वो आपके किसका संबंध नालंदा से बताया? तो आप क्या बताएंगे? नागार्जुन एक भिक्षु था और ये क्या थे? आर्यदेव थे। यहाँ तक लिखा जाता है कि आचार्य दिकनाथ ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों का विचार किया। दिकनाथ ने क्या किया? जो आकर के नालंदा में अनेक प्रतिपक्षियों जो उनके विरुद्ध थे बच्चों, उनके साथ शास्त्रार्थ किया। क्या किया भैया? शास्त्रों पे चर्चा किया। कैसे? जिनसे सुदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे, यानी जिसमें भैया मुख्य भूमिका निभाने का कार्य जो किए थे, सुदुर्जय नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी शास्त्रार्थ करने में। बात हमारी समझ पा रहे हैं? चौथी सदी में बात आती है क्या? चौथी सदी में चीनी यात्री फाहियान नालंदा में आए। भैया भैया ये फाहियान कौन था? चीनी यात्री था। नालंदा में कब आया था भैया? चौथी सदी में आया था। क्वेश्चन यहाँ से बनाया गया है 2021 के एग्जाम में, आप देखेंगे बच्चों क्वेश्चन यहाँ दमदारी से बनाया गया है। 2023 में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, तो एक एक चीजों को पढ़िए। उन्होंने सारीपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए। भैया कौन भैया? जो फाहियान आया था वो सारीपुत्र का जहां जन्म हुआ था, जहां इनकी मृत्यु हुई थी,
उनके निर्मित स्तूप जो उनके वहां पे बनाए गए थे जन्म और मरण के, वहां क्या किए भैया, दर्शन किए। किंतु नालंदा का विशेष अभ्युदय इसके कुछ समय बाद हुआ। कहते हैं नालंदा का जो विशेष अभ्युदय हुआ, जो विशेष विकास हुआ, जो विशेष नाम हुआ, जो विशेष इसकी पहचान बनी, तो वो फाहियान के कुछ समय बाद बनी बच्चों। यहां तक वीडियो को समझ में आ रही होगी। 7वीं सदी में, क्या भैया चौथी से कहा हम लोग आ गए, 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय, अब फाहियान के बाद भैया कहाँ आया, हर्षवर्धन। पूछेगा हर्षवर्धन कब आया भैया नालंदा आपके, आप बताइए 7वीं सदी में। हर्षवर्धन के समय जब युवान चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। बहुत बढ़िया। यानी पूछेगा युवान चांग जो थे वह नालंदा कब आए भैया, हर्षवर्धन के समय में। किसके समय में भैया, हर्षवर्धन के समय में आए थे। युवान चांग एक चीनी यात्री थे बच्चों। क्या थे ये, चीनी यात्री ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा, नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। उन्होंने ये बताते हुए कहा कि इसका नाम क्यों पड़ा था नालंदा, इसी के बारे में बताया जा रहा है कि पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। न अल दा, तो यही इससे बना है, 3 शब्दों से, न अल दा। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सोमा रहित और अनंत होता है। यानी जो ज्ञान का दान दिया जाता है उसका कोई अंत नहीं होता है। न उसके बांटने वालों की तृप्ति होती है और न उसे लेने वालों को। जैसे बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हमारे अंदर ये होता है मैं आपको कितना ज्यादा पढ़ा दूं, कितना ज्यादा आपको ज्ञान दे दूं ताकि आपका आर्थिक विकास भी हो सके, आपका मानसिक विकास भी हो सके बच्चों, आपका सामाजिक विकास भी हो सके बच्चों। यानी बोर्ड की परीक्षा में आप लोग जब टॉप करेंगे बच्चों, इससे आपकी नौकरी मिलेगी बच्चों, तो उससे आपका आर्थिक विकास होगा बच्चों। सामाजिक विकास कैसे होगा बच्चों आपका, जब आपको अच्छा बोलना डोलना संस्कार बच्चों पता होगा तो आपके समाज में इज्जत बढ़ जाएगी बच्चों, आपका सामाजिक विकास हो जाएगा बच्चों। न हम बच्चों, हमारी इच्छा होती है कि आपसे हम बात न करें, हमारी इच्छा खूब होती है हम भी आपसे बात करें, हम भी आपसे मिले, और आपकी भी इच्छा होती होगी कि हम सर से मिलें। तो बच्चों दोनों की तृप्ति नहीं होती है, यही बताया जा रहा है। जहाँ ज्ञान की बात होती है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान, यानी जनता की उदारता पूर्वक दान, यानी प्रेम पूर्वक जो दान किया गया, इससे हुआ था। सभी जनताएं चाहती थी कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हो, उसका जन्म हो। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए सभी जनता अपने स्वेच्छा से, अपने मन से प्रसन्न हो करके बच्चों क्या किया, दान दिया कि हमारी तरफ से इतना दान ले लीजिए, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाइए। कहा जाता है, ये सब सारी कहानी आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, और कुछ पढ़ना ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ाऊं, ये सारी कहानी केवल पढ़ना है। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ, यानी 500 ऐसे व्यापारी मिले जो दान दिए, नालंदा विश्वविद्यालय बनना प्रारंभ हो गया, जिन्होंने अपने दान से भूमि खरीद कर बुद्ध को दान में देते थे। बहुत बढ़िया। युवान चांग के समय, वही युवान चांग जो चीनी यात्री था बच्चों, युवान चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था। यानी जो नालंदा था बच्चों, वहां पे विश्वविद्यालय पूरी तरह से बन चुका था बच्चों। बात समझ पा रहे हैं हमारी? यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। 6 बड़े विहार 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में, यानी बच्चों शिलालेख यानी पत्थरों पर लेख लिखा जाता था, उसके बारे में लिखा जाता था पत्थरों पर। शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखा जाता था। नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया था, यानी जो पत्थर पे लिखा गया था लेख बच्चों, उस पे नालंदा के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से वर्णन किया गया था। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। पंक्तियों के शिखर, ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे।
यानी नीले जल से इतना अच्छा लग रहा था, इतना बेहतरीन तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय लग रहा था बच्चों को। उसके चारों ओर नीले जल से भरे क्या थे बच्चों, सरोवर यानी तालाब कह सकते थे था, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। यानी ऐसा लगता था क्या है, सुनहरे यानी सुंदर और लाल कमल उसमें पूरी तरह से क्या है, तैर रहे हैं, खेल रहे हैं। बीच बीच में सघन आम कुंजों की छाया थी बच्चों, यानी इतना सुंदर था। तालाब तो था ही, कमल तो उसमें था ही बच्चों, और क्या थी बच्चों, बीच बीच में सघन यानी पूरा घना हुआ एकदम क्या था, आम्र कुंजो यानी आम का वृक्ष था बच्चों, आम की फुलवारी थी बच्चों। अब सोचिएगा क्या गजब का लग रहा होगा नालंदा विश्वविद्यालय, जहां सबके सहयोग से, सबके दान से विश्वविद्यालय बना और इतना बेहतरीन तरीके से बना होगा बच्चों। अगर कोई काम किसी से सहमति से होता है बच्चों ना, वाकई वो काम बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने परिवार में बच्चों सबके सहमति से चलते हैं, हर परिवार में एकता है बच्चों, तो उस परिवार में कुछ दूसरा ही आनंद होता है भोजन करने में। अगर जहाँ बच्चों अलगाव हो जाता है तो वहाँ भोजन करने में उतनी अच्छी बात नहीं होती है। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था, यानी इनको जो पत्थरों को देख करके, शिल्पों को देख करके आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थी। यो तो भारतवर्ष में अनेक संघाराश हैं, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। कहते हैं भैया कि भारत में ऐसी तो बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत विश्वविद्यालय है, बहुत मंदिर है, बहुत पर्यटक स्थल है, सब कुछ है, लेकिन उसके उसके पत्थरों को देख करके ऐसा लग रहा था कि उसमें वास्तव में सुंदरता है, वास्तव में चमत्कार है, उसमें वास्तव में अलंकृत किया गया है। और इन सब स्थानों में जो नालंदा है सबसे अद्वितीय है, जिसके समान दूसरा कोई न हो। अद्वितीय मतलब जिसके समान दूसरा कोई न हो बच्चों। नालंदा के बारे में ये बताया गया कि अद्वितीय है क्या, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। चीनी यात्री इत्सिंग के समय, ये कौन था, ये चीनी यात्री इत्सिंग के समय विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पूछेगा कितने बड़े कमरे थे बच्चों, 3 बड़े कमरे, कितने मंडप थे, 8 मंडप। किसके समय में, इत्सिंग के समय पूछा जाएगा। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त होते हैं बच्चों, कहते हैं जब खुदाई की गई और उससे जो नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष यानी बचे हुए उसकी कुछ पहचान मिलते हैं बच्चों, उनसे उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। उससे यह पता चलता है कि वास्तव में उसके ऐसे वर्णन थे। बात समझ पा रहे हैं, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, जब उनकी खुदाई हुई बच्चों, उनकी खुदाई हुई तो ऐसे ऐसे चीजें मिले जिनको देख करके लगा कि नहीं, वास्तव में नालंदा विश्वविद्यालय अद्वितीय था, सब में अनोखा था बच्चों। आर्थिक दृष्टि से नालंदा विश्वविद्यालय यानी पैसे की दृष्टि से आचार्य और विद्यार्थी निश्चिंत बना दिए गए थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। भूमि और भवनों के दान के अतिरिक्त, यानी जो भूमि और भवन लोग दान करते थे उसके अतिरिक्त नित्य प्रतिदिन क्या थे, नित्य प्रति के व्यय, प्रतिदिन के खर्च के लिए 100 गांवों की आय अक्षय निधि के रूप में समर्पित की जाती थी। जो आय थी बच्चों वो किस निधि के रूप में समर्पित की जाती थी, तो आप क्या बताएंगे, अक्षय निधि के रूप में समर्पित की जाती थी बच्चों। उम्मीद करता है आपको एक एक बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही जबरदस्त क्लास है बच्चों, वाकई में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। इत्सिंग के समय में यह संख्या बढ़कर 200 गांवों तक पहुंच गई। अरे देखिए 100 गांवों से कितना पहुंच गई भैया, 200 गांवों तक पहुंच गई भैया। 200 गांव के लोग दान करते थे। उसमें कौन कौन से राज्य मुख्य थे भैया, उत्तर प्रदेश था, बिहार था और बंगाल था। ये 3 राज्य ऐसे थे, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था जो पैसे में था पर्याप्त भाग लिया। यानी उसके निर्माण में और उसके जो पैसे की बात होती थी, उसकी आर्थिक समस्या होती थी। 3 प्रदेश मुख्य रूप से था। बंगाल के महाराजा धर्मपाल देव और देवपाल के समय के ताम्रपत्र और मूर्तियां नालंदा की
खुदाई में प्राप्त हुए थे। भैया क्या मिले थे आपके? ताम्रपत्र और मूर्तियां बच्चों क्या मिली थी? नालंदा की खुदाई में प्राप्त हुई थी बच्चों। कहां से? बंगाल के महाराजा धर्मपाल देव और देवपाल देव के समय में ताम्रपत्र, बात जो समझ पा रहे हमारे, यानी जो तांबे की चादर होती है बच्चों, तांबे के चादर के समान ऐसे टुकड़ा होता है बच्चों, उसी पे लिखा जाता है किसी घटना के बारे में, उसमें लिखा जाता है कि कैसे कैसे क्या क्या था। जब उसकी खुदाई हुई बच्चों, तांबे के चादर के स्वरूप मिला और जब पढ़ा गया बच्चों, उसमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया गया था। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था, ये देखिए, देश में तो था ही था, हमारे विदेशों में संबंध अच्छा था। उसका स्मारक एक ताम्रपत्र नालंदा की खुदाई में मिला। यानी एक खुदाई जब हुई बच्चों, उसमें ताम्रपत्र मिला, तांबे के जो चादर के समान बच्चों मिला खुदाई में, उसमें देखा गया कि विदेशों से भी अच्छा संबंध था, विदेशी लोग भी आते थे बच्चों। देखिए क्या कहा गया है कि इससे ज्ञात होता है कि सुवर्णद्वीप के शासक शैलेंद्र सम्राट भी बालपुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल के पास अपना दूत भेजकर, यानी बच्चों वो लोग भी आए। जब उसको खुदाई हुआ बच्चों, ये पता चलता है कि बालपुत्र देव के ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाता है। ये देखिए बच्चों, हमारे देश के लोग तो दे ही रहे थे, बिहार, उत्तर प्रदेश और जगह के लोग, बंगाल के लोग, लेकिन ये जब खुदाई हुई पता चला कि नहीं, हमारे देश में ही नहीं, विदेशों से भी अच्छा संबंध था। किसका भैया? नालंदा विश्वविद्यालय का। जो जब ताम्रपत्र भैया मिला, उसमें देखा गया, उसमें ऐसे विदेशी जो चर्चा भी हमने किया कि 5 गांव का दान वो भी दे दिए कि हमारी तरफ से 5 गांव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाता है। क्या गजब! ताम्रपत्र समझ गए, ताम्रपत्र क्या होता है? जो हाँ के अनुसार नालंदा के गुणों से आकृष्ट होकर यवद्वीप के सम्राट बालपुत्र, कौन भैया? बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति, किसके प्रति? बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। यानी महात्मा बुद्ध से प्रेरित होकर के एक बड़े विहार का निर्माण कराया, घूमने टहलने ऐसे जगहों का व्यवस्था कराया बच्चों। अभी 5 गांव तो दान दिया ही दिया है, और भी करा रहा है। उन 5-9 गांवों की आय, प्रज्ञा, पारमिता आदि का पूजन, चतुर्दिश अर्थात अंतरराष्ट्रीय आय भिक्षु संघ के चीवर, भोजन, चिकित्सा, शयनासन आदि का व्यय, धार्मिक ग्रंथों की प्रतिलिपि एवं बिहार की टूट फूट की मरम्मत आदि के लिए खर्च की जाती थी। यानी जो भी समस्याएं आती थी, भोजन के लिए, चिकित्सा के लिए, सोने के लिए, जो टूटता फूटता था, कुछ ऐसे चीजों की समस्या के लिए 5 गांवों को जो दिया था, उससे पैसा लगाया जाता था। यह तो संयोग से बचा हुआ एक उदाहरण है। जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की अमिट, जो कभी न मिटने वाली हो, अमिट छाप हमारे सामने रखता है, हमारे सामने रखता है बच्चों। ये आपने समझा होगा, संयोग की बात है, बहुत संयोग यानी मुश्किल की बात है, बहुत अच्छी बात है। संयोग से बचा हुआ है, जो मुश्किल से बचा हुआ है, एक उदाहरण है। जो विदेशों में फैली हुई नालंदा की कीर्ति, तो विदेशों में नालंदा की चर्चा बच्चों थी, उसका उदाहरण दे रहा है इस ताम्रपत्र में जो लिखा हुआ है बच्चों। महाविहारी अर्थात भिक्षु संघ की धाक समस्त एशिया भूखंड में थी। ध्यान से सुनिएगा, महाविहारी आर्य भिक्षु संघ की धाक कहाँ भैया थी? पूरे एशिया के भूखंड पे थी, पूरे एशिया में थी। इस संघ की बहुत सी मिट्टी मुद्राएं नालंदा में प्राप्त हुई। नालंदा का एक शिक्षाक्रम बड़ी व्यावहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। उसे पढ़कर विद्यार्थी दैनिक जीवन में अधिकाधिक सफलता प्राप्त करते थे। मूल रूप से 5 विषयों की शिक्षा वहां अनिवार्य थी। यानी बच्चों पूछा जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी बच्चों? 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी बच्चों। क्या है? शब्द विद्या। पहली विद्या क्या है बच्चों? शब्द विद्या।
या व्याकरण की विद्या। क्या बच्चों? जिससे माया का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके, हेतु विद्या या तर्क शास्त्र। दूसरा क्या है? हेतु विद्या या दूसरा क्या है? तर्क शास्त्र। बच्चों क्या है? पहली क्या है? विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का, किसका बच्चों? भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। दूसरा क्या है? हेतु विद्या, और या इसे क्या बोलते हैं? तर्क शास्त्र, जिससे विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी को प्राप्त, कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके, यानी उनके तर्क को बढ़ाया जाता था। दूसरी विद्या ऐसी दी जाती थी। तीसरी विद्या क्या है भैया? चिकित्सा विद्या, जिससे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके एवं दूसरों को भी निरोग बना सके। बहुत बढ़िया। तथा शिल्प विद्या, चौथी विद्या क्या भैया? शिल्प विद्या, एक न एक शिल्प को सीखकर वहां अनिवार्य था, एक न एक शिल्प को सीखना वहां अनिवार्य था, जिसके द्वारा छात्रों में व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। इन चारों के अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म, यानी चार विद्या तो हो गए बच्चों, इसके अलावा जो पांचवी विद्या दी जाती थी, अपने रुचि के अनुसार बालक के ऊपर छोड़ दिया जाता था कि आप क्या बनेंगे, क्या सीखेंगे। धर्म की, दर्शन की, अध्याय की, ये आपके पांचवें विद्या के रूप में दी जाती थी। इस संस्था के प्रसिद्ध कुलपति थे शीलभद्र, ज्ञानभद्र, प्रभामित्र, स्थिरमति, गुणमति आदि अन्य आचार्य युवान चांग के समकालीन थे। वे चीनी यात्री थे, इनके क्या थे? ये सब समकालीन, उनके समय के थे। जिस समय युवान चांग अपने देश चीन को लौट गए, उस समय भी अपने भारतीय मित्र, उस समय अपने भारतीय मित्र हाँ, उस समय भी अपने भारतीय मित्रों के साथ उनका वैसा ही घनिष्ठ संबंध बना रहा। जब युवान चांग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र एवं अन्य भिक्षु ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। यानी किसी का ये मन नहीं था, किसी का ये मन नहीं था बच्चों ये युवान चांग चीन वापस लौट जाए। युवान चांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है। जब लोग उनसे कहें कि आप रुक जाइए, तो कहें कि नहीं। क्या उत्तर दिए उसके बारे में बताया जाता है। ये बुद्ध की भूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है। यानी जो भी यहाँ पे आएगा, सबको इससे प्रेम हो जाएगा, सबको इससे लगाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही, कहें हम यहाँ क्यों आए, मेरा उद्देश्य क्या था? मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं, भगवान के महान धर्म की खोज करूं। बच्चों, मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। ऐसा मानता है कि हम यहाँ पे आए, हमको बहुत सारा लाभ मिला। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं। जो हमने विद्या यहाँ ग्रहण की, चिकित्सा के बारे में बात की, व्याकरण के बारे में बात की, तर्क शक्ति के बारे में बात की, ज्ञान धर्म के बारे में बात की, जो हमने सब कुछ सीखा बच्चों, हम जा करके अपने देश में दूसरे को बताऊं, दूसरे को हितार्थ यानी हित के लिए काम कर सकूं और अनुवाद रूप में लाऊं, उसको मैं अनुवाद रूप में अपने देश में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो। बहुत बढ़िया, कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार में से जिस प्रकार मैं हुआ हूं। इस उत्तर से शीलभद्र को, बच्चा बौद्ध थे, क्या थे? बौद्ध विद्वान थे, को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार को बोधिसत्वों जैसे हैं, मेरा हृदय भी तुम्हारी सदाशाओं का समर्थन करता है। सदाशाओं मतलब सदा आशा का समर्थन करता है। यानी बच्चों आपने ये देखा
बच्चों यहाँ देखिए, नालंदा के विद्वानों ने विदेशों में जाकर ज्ञान का प्रसार किया। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट सुनोंग छनगप्पो ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोनिम संभोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देववेद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। यानी बच्चों ये कहते हैं अंग्रेज भी इतने ज्यादा प्रभावित हो गए, अपने लोगों को भी यहाँ भेज करके बौद्ध शिक्षा देने के लिए प्रेरित किए, और जब वो लोग आए तो बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य को सुनकर क्या किए बच्चों, बहुत प्रेरित हुए। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर, किसके भैया, तिब्बती सम्राट के आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमलशील भी तिब्बत गए। नालंदा के विद्वानों ने तिब्बती भाषा सीखकर बौद्ध ग्रंथों और संस्कृत साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत देश को एक साहित्य, यानी बच्चों ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग आए यहाँ पे बौद्ध को, यहाँ पे वेदों को, साहित्यों को देख करके, नालंदा के कर्मभूमि को देख करके, बच्चों नालंदा को देख करके अपने तिब्बत में जब गए तो इसका हिंदी रूपांतरण किया और लोगों को बताएं कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, कैसे है, उसके आदर्श क्या है, वहाँ कौन कौन सी शिक्षा दी जाती है, उन्होंने क्या सीखा इतने दिनों तक, ये सारी बातें बच्चों ने जा करके वहाँ पे बताएं। इसका पूरा मतलब यही आपने देखा। प्रदान किया, और भाई क्या किया, उनको साहित्य के रूप में प्रदान किया। फिर सैने धीरे धीरे वहां के निवासियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। नालंदा के आचार्य शांति रक्षित ने ही सबसे पहले 749 ईस्वी में तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना की। बौद्ध विहार की स्थापना की। भाई तिब्बत में बौद्ध विहार की स्थापना कौन की भैया, तो क्या बताएंगे आप लोग, शांति रक्षित। क्या भैया, साति रक्षित ने। कौन भैया, साति रक्षित ने। इन विद्वानों में आचार्य पद्म संभत और दीप शंकर श्री ज्ञान अतिश के नाम उल्लेखनीय हैं। 3 विद्वान थे। साहित्य और धर्म के अतिरिक्त नालंदा, क्या, साहित्य और धर्म के अतिरिक्त अलावा नालंदा कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र, भैया क्या था, कला का भी एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसने अपना प्रभाव नेपाल, कहाँ कहाँ भी छोड़ा, नेपाल में छोड़े, तिब्बत में छोड़े, हिंद एशिया एवं मध्य एशिया की कला पर डाला। बहुत बढ़िया, 4 जगह बच्चों ने कला का प्रभाव डाला। नालंदा की काष्ठ मूर्ति अत्यंत सुंदर और प्रभावोत्पादक, यानी प्रभाव को उत्पन्न करने वाली थी। विद्वानों का अनुमान है कि कुर्कीहार से प्राप्त हुई बौद्ध मूर्तियां नालंदा शैली से प्रभावित हैं। वस्तुतः नालंदा की सर्वांगीण, यानी सभी अंग सब तरह से उन्नति उस समन्वित साधना का फल था। बच्चों, जो शिल्प विद्या और शब्द विद्या एवं धर्म और दर्शन के एक साथ पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने से संभव है। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए कि भूतकाल के इस प्रबंध से शिक्षा लें और कला शिल्प साहित्य, भाई क्या, कला शिल्प साहित्य धर्म दर्शन ज्ञान का एक बड़ा केंद्र नालंदा में हम पुनः स्थापित कर सकें। यानी बच्चों इस प्रकार से ये कहना चाहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरी तरह से आपने ये पढ़ा और आपने देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश की एक पहचान थी, जिसके बारे में हमको कौन बताया भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बच्चों बताया। उन्होंने ये बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में बच्चों मैं बात करूं बच्चों, उसमें आग लगा दी गई थी। बच्चों क्या होता, उसमें आग लगा दी गई थी और उसमें इतनी ज्यादा पुस्तकें होने के नाते लगातार 3 महीने तक आग जलती रही। बच्चों लगातार 3 महीने तक बच्चों उसमें आग जलती रही। इतना बहुत, यानी ये समझिए कि बहुत धुआंधार तरीके से जलती रही बच्चों। इतनी ज्यादा पुस्तकें थी, इतनी ज्यादा सब कुछ वहाँ पे फर्नीचर थे बच्चों। यानी ये कहिएगा नालंदा विश्वविद्यालय का विकास इतने बेहतरीन तरीके से बच्चों हो रहा था। हमारे देश में ही नहीं, हमारे विदेशी जो थे बच्चों वो भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पे आते थे। बच्चों यहाँ पे कई तरीके की शिक्षाएं आपको दी जाती थी। 5 तरीके की शिक्षाएं दी जाती थी। जैसे आपको भाषा के बारे में बताया जाता था, जिससे आपका व्याकरण का बच्चों ज्ञान हो सके। बच्चों आपके तर्क के बारे में बताया जाता, आपको चिकित्सा के बारे में बताया जाता था। बच्चों
यानी और आपको धर्म के बारे में बताया जाता है, शिक्षा के बारे में ये जानिएगा। उससे जो तिब्बती थे बच्चों, जो लोग यहाँ पे आए, सब नालंदा विश्वविद्यालय से प्रभावित हुए। तो लेखक पुनः ये कहना चाहता है कि आज के बच्चों के, आज के लोगों के बताइए कि वहाँ से कला से, वहाँ के धर्म से, वहाँ की शिक्षा से, वहाँ संस्कृति से ये सीख लेनी चाहिए। हमको पुनः जीवन में एक नालंदा विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहिए। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। पूरी तरह से कहानी था। आज के लिए बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम लोग कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।